नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नए कानून के अनुसार इनकी नियुक्ति के लिए निर्धारित पैनल में अब भारत के प्रधान न्यायाधीश शामिल नहीं होंगे। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति दी है और इस सिलसिले में केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार बेंच ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट विकास सिंह से याचिका की एक कॉपी केंद्र सरकार के वकील को देने का निर्देश दिया। जया ठाकुर ने अपनी याचिका में इस नए कानून पर स्थगन आदेश जारी किए जाने की मांग की थी। विकास सिंह ने अदालत से कहा, कृपया इस कानून पर स्टे दे दीजिए, ये कानून शक्तियों के सेपरेशन के सिद्धांत के खिलाफ है। इस पर बेंच ने जवाब दिया, नहीं, दूसरे पक्ष को सुने बिना हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम नोटिस जारी करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। 9 जनवरी से ही इस मामले की हो रही सुनवाई के क्रम में गुरुवार 11 जनवरी को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने, सलमान खुर्शीद ने और शाहदान फरासत ने दलीलें पेश करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी बताया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षकार यानी केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं से पूछा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं है, इससे लोगों को क्या फर्क पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि यह अल्पसंख्यक टैग के बिना भी राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, एएमयू ब्रांड नेम है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन बाकी हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने अनुष्ठान शुरू कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि वो उद्घाटन तक हर दिन एक विशेष अनुष्ठान करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस शुभ अवसर का साक्षी बनूंगा। उन्होंने कहा, प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। उन्होंने कहा है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो 11 दिनों का एक विशेष अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। चारों शंकराचार्यों के 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल न होने की खबरों के बीच अब 2 शंकराचार्यों के राम मंदिर के समर्थन में सार्वजनिक तौर पर बयान देने की बात सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने गुरुवार को कहा है कि द्वारका और श्रृंगेरी के शंकराचार्यों प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पुरी के शंकराचार्य भी इस कार्यक्रम का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा है कि सही समय पर वो यहां आकर रामलला के दर्शन करेंगे। केवल ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य ने कार्यक्रम के खिलाफ बयान दिया है, लेकिन बाकी तीनों शंकराचार्यों ने साफ कहा है कि उनके हवाले के आ रहे बयान भ्रमित करने वाले थे और वो कार्यक्रम का पूरा समर्थन करते हैं। कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ महाराज और गुजरात में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज ने कहा है कि सनातन धर्म मानने वालों के लिए यह खुशी की बात है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मीडिया में उनके हवाले से आ रही खबरें उनकी अनुमति के बिना चलाई जा रही हैं। इसी तरह श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य ने बयान जारी कर कहा है कि उनके नाम से चलाए जा रहे बयान भ्रमित करने के इरादे से चलाए जा रहे हैं। इससे पहले उत्तराखंड के जोशी मठ में ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने एक बयान जारी कर कहा था कि चारों में से कोई भी शंकराचार्य अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि मंदिर निर्माण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा का काम किया जा रहा है। कांग्रेस ने राम मंदिर को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि क्या भगवान के मंदिर में निमंत्रण से जाया जाता है? किस तारीख को किस श्रेणी का व्यक्ति मंदिर जाएगा, क्या ये एक राजनीतिक दल तय करेगा? क्या एक राजनीतिक दल तय करेगा कि मैं अपने भगवान से मिलने कब जाऊं? उन्होंने कहा कि ना इंसान किसी को मंदिर में बुला सकता है और ना इंसान किसी को मंदिर जाने से रोक सकता है। किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का एक विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। चारों पीठों के शंकराचार्य स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। ऐसे में अगर ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो ये कार्यक्रम राजनीतिक है। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिया बनकर बैठ जाएं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि एक पूरा संगठन मेरे धर्म का ठेकेदार बनकर बैठा है। इनकी पूरी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठी है।
इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति और आस्था नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव नहीं किया गया है, बल्कि चुनाव को देखकर तारीख तय की गई है। किसी एक व्यक्ति के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकते। मंदिर निर्माण का कार्य विधिवत पूरा हो, लेकिन इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक दखल कोई भी भक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस ने कहा कि शंकराचार्य को नाराज करके आरएसएस के सरसंघचालक वहां जाकर बैठेंगे। प्रधानमंत्री मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उनकी देखरेख में करेंगे। ये कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, ये पूरी तरह राजनीतिक आयोजन है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में मानवाधिकार के मोर्चे पर भारत के रुख और नीतियों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को जारी वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में संगठन ने कहा है कि अधिकारों का सम्मान करने वाले लोकतंत्र के रूप में वैश्विक नेतृत्व की भारत सरकार की दावेदारी इससे कमजोर हुई है। 740 पन्नों की अपनी ताज़ा रिपोर्ट में संगठन ने मणिपुर में हुए नस्लीय टकराव से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन और जम्मू कश्मीर के हालात का जिक्र किया है। भारत इस तरह की रिपोर्टों को अतीत में खारिज करता रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की इस ताज़ा रिपोर्ट पर सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि पिछले साल भारत में मानवाधिकारों के दमन और उत्पीड़न की कई घटनाएं हुई हैं। संगठन ने अपने बयान में भारत में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को हिंदू राष्ट्रवादी सरकार कहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ग्रामीण इलाकों की महिला उद्यमियों के लिए नई वित्तीय सहायता की घोषणा की है। हालांकि मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान नाम की इस योजना के लिए उन्होंने एक शर्त भी रखी है, जिसे लेकर चर्चा हो रही है। असम सरकार ने सरकारी योजना की लाभ लेने के लिए बच्चों की संख्या की सीमा तय की है और कहा है कि सामान्य और ओबीसी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं इस योजना का फायदा उठाना चाहती हैं, उनके 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए ये सीमा 4 बच्चों की है। बता दें 2021 में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि असम सरकार जल्द ही राज्य में योजनाओं का लाभ उठाने वालों के लिए 2 बच्चों की सीमा लागू करेगी, लेकिन MMUA योजना के लिए उन्होंने फिलहाल मानदंडों में कुछ ढील दी है। पश्चिम बंगाल के नगर निकायों में पैसे लेकर नौकरी देने के कथित घोटाले में ईडी ने शुक्रवार को टीएमसी के कई नेताओं के घरों पर छापेमारी की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राज्य सरकार के मंत्री सुजीत बोस के निवास पर ईडी की टीम ने छापे मारे हैं। टीएमसी के नेता तापस रॉय के घर पर भी छापेमारी हुई है। आरोप है कि 2014 से 2018 के बीच नगर निकायों के ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर पैसे लेकर नियुक्ति की गई है। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पीएम ने यहां नासिक में रोड शो किया, जिसमें उनके साथ सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया और फिर प्रदेश में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहे यूती विद्रोहियों के यमन स्थित ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने थोड़ी देर पहले हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने यमन में हूती विद्रोहियों से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया है। बता दें, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा पिछले साल के अंत में लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाना शुरू करने के बाद से यह पहला हमला है। मालूम हो कि यमन के लाल सागर, अरब सागर और अदन की खाड़ी में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने विभिन्न वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया था। इनमें वो जहाज भी शामिल हैं जो भारत आ रहे थे और जिसमें भारतीय चालक दल के सदस्य रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इजराइल पर मुकदमा किया गया है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई हो रही है। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि वो गजा में फिलिस्तीनियों पर नरसंहार कर रहा है। उसने 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, जो होलोकॉस्ट के बाद बनाया गया था। हालांकि इस पर आज सुनवाई में इजराइल अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपना पक्ष रखेगा। हालांकि कल भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने अपना पक्ष रखा था और कहा था कि इजराइल ने किसी को नहीं बख्शा है, नवजात शिशु भी नहीं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुखों ने इसे बच्चों का कब्रिस्तान बताया है। हालांकि जब मामला अदालत में पहुंच गया है तो लोग कह रहे हैं क्या इंटरनेशनल कोर्ट इजराइल पर लगाम लगा सकेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क में दर्ज धोखाधड़ी मामले की सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई। इस केस की सुनवाई के आखिरी दिन ट्रंप मैनहट्टन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अदालत में अटॉर्नी जनरल की जमकर आलोचना की। इस केस में एक जज ने
पहले ही तय कर दिया है कि ट्रंप परिवार के सदस्यों और अधिकारियों ने कर्ज लेने के लिए धोखाधड़ी से अपनी संपत्ति बढ़ाकर दिखाई। न्यूयॉर्क के जज आर्थर एंगोरोन ने कहा कि वो इस महीने के अंत तक इस मामले में अंतिम फैसला सुनाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रंप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे ट्रंप परिवार को कारोबार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।